बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 8 और आज का टॉपिक है जी बीट्स के बारे में। बच्चों हमने पिछले लेक्चर्स में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या था? हमने पढ़ा था कि किसी एक मीडियम में दो या दो से ज़्यादा वेव्स का आपस में मिलना सुपरपोजिशन कहलाता है, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास तीन फिनोमेनास आए थे, जिसमें एक इंटरफेरेंस था, दूसरा बीट्स था, तीसरा स्टेशनरी वेव्स था। हम इंटरफेरेंस को इससे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीट्स को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं कि हम किस तरह से बीट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और बीट्स होती क्या हैं। पहले आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा ताकि जब आप डेफिनेशन याद करते हैं तो आपके माइंड में जो कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही होती हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों बीट्स हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हमारे पास दो वेव्स हों, ठीक है, कोई सी दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, उसमें थोड़ा सा फर्क हो, नियरली इक्वल। मैं ऐसे जस्ट समझने के लिए यहाँ पर एक वेव ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास एक वेव है, ऐसे जी ये जा रही है, ठीक है, ये वेव चल रही है जी। अच्छा, इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है मैं इसको f1 कह देता हूँ, ठीक है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी होगी। एक और वेव जिसका एम्पलीट्यूड उतना ही है, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड की है और फ्रीक्वेंसी ऐसे माइनर सा डिफरेंस होगा, मे बी 1 हर्ट्ज या 2 हर्ट्ज का डिफरेंस, ठीक है, f2। अब ये दो फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है और वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, एक ही टाइम में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। ये दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, नंबर 1 पॉइंट, एम्पलीट्यूड सेम है, नंबर 2 पॉइंट, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, नंबर 3 पॉइंट, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, नंबर 4 पॉइंट, एंड सेम टाइम में ट्रैवल कर रही है, नंबर 5 पॉइंट, ठीक है। तो फिर ये वेव दोनों सुपरिम्पोज होकर हमारे पास बीट्स का फिनोमेना बनाएंगी, ठीक है। समझ आ गई बीट्स कब बनेगी हमारे पास? इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, when the two waves of same amplitude, दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो बट स्लाइटली डिफरिंग इन फ्रीक्वेंसीज, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट से डिफरेंट हो, आर ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, वो एक ही मीडियम से ट्रैवल करके जा रही हो, इन द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, एंड दे आर अलाउड टू सुपरिम्पोज, और उनको हम अलाउ करें कि वो सुपरिम्पोज हों एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, देन periodic variation in the amplitude of resulting wave is observed at that point, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये सारी कंडीशन पूरी करने के बाद जब ये दो वेव्स को अलाउ किया जाएगा वो सुपरिम्पोज हो, तो सुपरिम्पोज होने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा पीरियोडिकली, यानी एक खास पीरियड के अंदर रहते हुए उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, ठीक है। एक फिक्स टाइम के बाद जितना एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आई उतने टाइम के बाद फिर उसी तरह से एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगी। अभी मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। अभी बस आप इतना सीख लीजिए कि बीट्स प्रोड्यूस कैसे होंगी, ठीक है। तो पॉइंट्स आपके माइंड में सारे आ गए कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए, एक मीडियम में ट्रैवल करें, एक टाइम में ट्रैवल करें, एक डायरेक्शन में ट्रैवल करें, सुपरिम्पोज होंगी और सुपरिम्पोज होके बीट्स बनाएंगी, राइट। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास ये दो वेव्स हैं, एक ये चल रही है वेव, ठीक है, दूसरी है। इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि भी ये FA है, फर्ज कर लें, और इसको बोल देता हूँ मैं FB, ठीक है। ये दो वेव्स हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट हैं। जब फ्रीक्वेंसीज स्लाइटली डिफरेंट होती हैं तो फिर सुपरिम्पोज होने के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर आ जाता है। अब अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर आ जाएगा तो ऐसा होने से क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाता है इसका, रिजल्टेंट वेव का, जैसे आपने यहाँ पर देखा ज़ीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? आपने बच्चों पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव एंड और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, मैं भी आपको बता देता हूँ। देखें, हमने पढ़ा था भाई एक वेव है वो यूं ऐसे ट्रैवल करती हुई जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक और वेव आ जाती है, ये मीन पोजीशन है, एक और वेव इसके ऊपर सुपरिम्पोज होती है इस तरह से कि वो एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर आ जाता है, इस तरह सुपरिम्पोज होती हैं। तो ऐसा होने से जो हमें रिजल्टेंट मिलेगी ना वेव, उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो,
ठीक है। अब फर्ज करें ये वाली वेव जो है ये मीडियम के पार्टिकल यानी वाटर के पार्टिकल को यहाँ से ऊपर शिफ्ट करना चाहती है और दूसरी वेव उसी पॉइंट पर वाटर के पार्टिकल को नीचे शिफ्ट करना चाहती है, तो फिर ऊपर वाली ऊपर नहीं खींच पाएगी, नीचे वाली नीचे नहीं खींच पाएगी, वाटर अपनी जगह पे रहेगा इस तरह से। तो ये ख़त्म कर देती हैं एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को। इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था हमने, याद है ना। ओके, तो कुछ पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर गिरता है और वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड वहाँ पर हो जाता है 0 क्योंकि इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था। ओके, तो इसी तरह से कुछ हमारे पास ऐसे पॉइंट भी आपको मिलेंगे जहाँ पर एक वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरी वेव के क्रस्ट पर आ जाता है या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पर आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। फिर इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड ऐड होकर डबल एम्पलीट्यूड का यहाँ पर वेव बनती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त एग्जैक्टली एक क्रस्ट इस क्रस्ट के ऊपर गिर रहा है। अब ये जो दरमियानी वैल्यूज़ है ना बच्चों, इसके बारे में बता देता हूँ। अब ये इस तरह बनती है कि जब क्रस्ट के ऊपर एग्जैक्टली फॉल नहीं कर रहा था, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, या ट्रफ पर एग्जैक्टली फॉल नहीं कर रहा होता, आगे पीछे होता है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इस तरह से ये इंटरमीडिएट एम्पलीट्यूड मिलती है ऐसे। ओके, फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर आ जाता है, फिर वहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाता है। फिर कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के इक्वल आ जाता है, या एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ की इक्वल, तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इस तरह से आप देखें ये वो दो वेव्स थी जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट थी, ठीक है। और यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के मिलने से हमारे पास जो नई वेव प्रोड्यूस हुई है उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। ये देख सकते हैं एम्पलीट्यूड लगातार तब्दील हो रहा है, ठीक है। ऐसे फिर कम होगा, फिर बढ़ा और फिर कम, और ये पीरियोडिक होता है, ठीक है। खुद को रिपीट भी कर रहा है एक फिक्स टाइम के बाद। ये देखें यहाँ से एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होता कम होता कम होता, फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर कम होता कम होता कम होता, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब ये वाली जो केस है कि जब एक क्रस्ट पर आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके माइंड में नहीं तो चलें रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए एक वेव है वो इस तरह से ट्रैवल करती हुई जा रही है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। अब एक और वेव आ जाती है वो इस तरह से कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना है और उसका क्रस्ट इस वेव के क्रस्ट पर आता है और ट्रफ इसके ट्रफ पर आता है ऐसे। तो इनके मिलने से फिर जो एम्पलीट्यूड बनेगा हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव का, वो इन दोनों को प्लस करने से बनेगा, तो तकरीबन इतना एम्पलीट्यूड बनेगा। ये कुछ इस तरह से, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है जो मैंने थर्ड में बनाई वेव। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा इस टॉपिक में फील लाने के लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करता हूँ। एक्टिविटी के लिए खास मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जिससे मैं आपको बीट्स प्रोड्यूस करके बताऊँ। हाँ, मैं ऐसा एक कुछ करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसकी फील आए कि ये चीज़ क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है। ऐसे हमने उसको रबड़ बैंड पे उसको मारा, वो वाइब्रेट कर रहा है, उससे साउंड जनरेट हो रही है। कितनी साउंड जनरेट हो रही है सुनिए ज़रा, किस तरह की आवाज़ बनती है, लाइक दैट, ठीक है। एक और ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, या बेशक आप वैसा ही ले लें, उसको स्ट्राइक करें और उसकी एक प्रोंग के ऊपर थोड़ा सा वैक्स लगा दें जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इससे लो हो जाएगी, आवाज़ थोड़ी सी भारी आएगी, लाइक दैट, ठीक है। अब जब दोनों को इकट्ठा बजाओगे और ऐसे फिर सुनोगे, फिर आपको कैसा सुनाई देगा, लाइक दैट। इस तरह के आपको बीट्स सुनाई देंगी, ठीक है। अब मैंने कोशिश की है कि आपको मैं ये चीज़ एक आपके माइंड में ये चीज़ ला सकूं कि किस तरह से बीट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली तो इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देते, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बीट्स बेसिकली होती क्या है, ठीक है। ओके, तो दो हमने साउंड वेव्स को डिस्कस किया, ठीक है, और उसकी जो हमारे पास एक बीट्स प्रोड्यूस हुई वो मैंने अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अच्छा, ठीक है बच्चों, अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसी ट्यूनिंग फोर्क की, ठीक है। एक हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है ये वाला, ठीक है, इसको मैं ए कह देता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी FA है और इसकी फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास 30 हर्ट्ज़, ठीक है। अब एक बात याद रहे कि 30 हर्ट्ज़ का मतलब होता है कि एक सेकंड में ये 30 वेव्स क्रिएट करेगा, ठीक है, या एक सेकंड में ये 30 टाइम वाइब्रेट करेगा, ठीक है। आप वेव समझ लें इससे। ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क ये B है, इसकी फ्रीक्वेंसी में रखता हूँ जी 28 हर्ट्ज़,
ठीक है। असल में ये एक ही ट्यूनिंग एक जैसे ही है, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी वैक्स लगा देते हैं, तो वैक्स लगने से उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है ड्यू टू डैम्पिंग फैक्टर, और ये वाली जो है वो 30, ये वाली 28 हो जाती है। सही है। अच्छा, अब इन दोनों को जब हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं और फिर सुनते हैं तो बीट्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि ये दोनों स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। एयर के अंदर जो कि एक मीडियम है उससे दोनों की वेव्स ट्रैवल करती हुई जाती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बीट्स का फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो ये जो 1 सेकंड का टाइम है ना जिसमें ये 30 वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना, उसको 4 हिस्सों में काट देते हैं, 1 2 3 4। और दूसरे ट्यूनिंग फोर्क में भी देखें अगर हम, तो इसकी जो 28 हर्ट्ज की है फ्रीक्वेंसी है उसको भी मैं 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। सही है। अच्छा, आप ज़रा देखिएगा, शुरू में हमारे पास जब टाइम 0 है, ठीक है, तो कुछ भी वेव्स प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है, इस वक्त। अब जब T/4 टाइम गुजरेगा, यानी जितना इसका टाइम था उसका चौथा हिस्सा, T/4 टाइम गुजरने के बाद 30 वेव्स का चौथा हिस्सा 7.5 वेव्स बनती हैं, तो 7.5 वेव्स बनेगी। फिर सुने, जब हमारे पास टोटल 1 सेकंड में 30 वेव्स बनी हैं, उस 1 सेकंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसी रिस्पेक्ट से फिर वेव्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो जब 1/4 टाइम गुजरा तो इस ट्यूनिंग फोक ने 7.5 वेव्स जो है वो प्रोड्यूस की। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, 7.5 वेव्स प्रोड्यूस की, राइट। अच्छा, और उसके बाद जब हाफ टाइम गुजरा तो इसका हाफ, 30 का हाफ कितना होता है हमारे पास, 30 का हाफ होता है 15 वेव्स बनेगी। ठीक है, फिर 3T/4 टाइम जब गुजरा तो 3/4 ऑफ 30 हमारे पास बनता है 22.5 वेव्स बनेगी। और जब टाइम पूरा T हो गया तो फिर पूरी वेव्स 30 बन जाएंगी। ठीक है, और जो दूसरा है इसी तरह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 28 हर्ट्ज है। ठीक है, तो जब 1/4 ऑफ द टाइम, जो टाइम इसने लिया है ना उसका 1/4 हिस्सा जो है वो गुजरा, तो ये वेव्स भी 1/4 यानी कितनी बनेगी, 7। 1/4 × 28 करेंगे तो 7 मिलेगा आपको। यहाँ पर 7 वेव्स बनेगी। ठीक है, इस पॉइंट तक पहुँचते हुए फिर जब हाफ टाइम गुजरेगा तो इसका हाफ होता है 14 वेव्स बनेगी। फिर करते करते 3/4 टाइम गुजर जाएगा, 3/4 ऑफ T इतना टाइम गुजरेगा, तो 3/4 ऑफ 28 हमारे पास होता है 21 वेव्स प्रोड्यूस होगी। टाइम T पूरा होगा तो 28 वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब ज़रा देखिए गौर से, इनिशियली इसकी भी जीरो वेव प्रोड्यूस हुई है, इसकी भी 0 वेव प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, जब T/4 टाइम गुजरा तो T/4 टाइम गुजरने के बाद इसमें 7 वेव्स प्रोड्यूस हुई और इसमें 7.5 वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब बच्चों, अब देखो, फर्ज कर लो कि ये इस तरह से है ना, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव, 7। ठीक है, ये 7 वेव्स बनी है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो 7 लैम्डा के बराबर है। सही है। इसी तरह से जब 7.5 वेव्स गुजरेंगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा जो उसने ट्रैवल किया वो 7.5 लैम्डा के बराबर होगा। समझ गए। तो यहां से जब T/4 टाइम गुजरा तो इस वेव ने 7 लैम्डा के बराबर जो है वो पाथ कवर किया और इसने 7.5 लैम्डा के बराबर पाथ कवर किया। तो इस वेव का और इस वेव के पाथ में डिफरेंस आ गया। आपको मैंने लास्ट टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताई थी कि अगर हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा डी, उसकी वैल्यू λ/2 हो जाए या 3 λ/2 हो जाए या 5 λ/2 हो जाए, तो इस सूरत में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर 7.5 जो डिस्टेंस है इतना 7.5 लैम्डा के बराबर डिस्टेंस कवर किया, यहां पर 7 लैम्डा के बराबर, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है, λ/2, 0.5 लैम्डा है ना जिसको λ/2 कहते हैं। तो यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और इस केस के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाएगा। अब ये दोनों वेव जो मिलेगी ना, यहां पर तो देखिए दोनों इन फेज हैं। ठीक है, यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, लेकिन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होता यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर जब मजीद टाइम गुजरा T/2 टाइम गुजरने के बाद बच्चों यहां पर इसने 15 वेव्स कंप्लीट की, तो वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल करके आई वो 15 लैम्डा के बराबर है और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करके आई वो 14 लैम्डा के बराबर है। इसमें पाथ डिफरेंस आ गया 15 लैम्डा और 14 लैम्डा। अब 15 लैम्डा माइनस 14 लैम्डा चेक करें कितना डिफरेंस है, 1 लैम्डा का। और हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस के अंदर हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, यानी 1 लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है, 10 लैम्डा हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर फिर हमारे पास जो है वो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि इसके और इसके पाथ डिफरेंस में कितना फर्क है, 1 लैम्डा का फर्क है। तो ऐसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना शुरू कर देगा, करते 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 यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, फिर जब 3t/4 टाइम गुजरा इसका भी और इसका भी, इसने जो वेव्स कंप्लीट की 22.5 वेव्स कंप्लीट की, तो जितना पाथ इसने कवर किया वो 22.5 टाइम लैम्डा के इक्वल होगा। ठीक है, और इसकी जो वेव्स कंप्लीट हुई वो 21 वेव्स कंप्लीट हुई। अब इसने जो पाथ डिफरेंस कवर किया वो कितना था बच्चों, वो हमारे पास बन जाता है 21 लैम्डा के बराबर। अब इसमें जरा पाथ डिफरेंस चेक करो, ये 21 लैम्डा है, ये 22.5 लैम्डा है, डिफरेंस कितना आया 1.5 लैम्डा का। तो 1.5 को हम 3 λ/2 भी कहते हैं, क्योंकि 3/2 क्या होता है 1.5। तो ये अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ये वेव इस तरह से कम होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है, ये जीरो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका जीरो। समझ गए बात को? ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। ओके, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, माइनस होकर जीरो हो जाता है। फिर जब इसने पूरा टाइम, हमें 1 सेकंड का जो टाइम था वो पूरा हो गया, 1 सेकंड के अंदर 30 वेव्स कंप्लीट की, इसने 1 सेकंड के अंदर 28 वेव्स कंप्लीट की। तो अब हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसने जो पाथ कवर किया वो 30 लैम्डा है और इसका पाथ 28 लैम्डा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा का, है ना। तो 2 लैम्डा का डिफरेंस है, तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास दो वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ते 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 यहाँ पर ऐसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह से ये वेव्स बीट्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ऐसे मैं रफ सा बना देता हूँ इसे, और ये कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं, एक तो ये कंप्लीट बीट है और हाफ ये मिलाओ तो 2 बीट्स बनती हैं। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट आपने ये सीखना है कि इसकी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफरेंस था 2 हर्ट्ज का, तो यहाँ पर जो हमारे पास बीट्स बनी वो भी 2 ही बनी है, इसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 वेव्स, दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस होता है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, उतने ही दोनों की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होता है। अब एक यूनिट टाइम हमारे पास 1 सेकंड है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये 1 सेकंड का टाइम था जिसके अंदर दो बीट्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है 2 है। ओके, फिर से सुन ले, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 वेव, दो वेव की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई है वो बराबर होता है दोनों की फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के। हम इसको यूं डिफाइन करते हैं। ठीक है, और लिखते कैसे हैं इसको, FA - FB इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर साउंड की बात करते हैं तो साउंड में आप मैक्सिमम 10 बीट्स सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं सुन सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा बीट्स होंगी तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो 10 बीट्स तक का है जी, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बीट्स बनेंगी तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, उसको फील नहीं कर पाएंगे कि वाकई बीट्स प्रोड्यूस हो रही है या एक ही तरह की साउंड जो है वो ट्रैवल करती हुई जा रही है। ठीक है, क्योंकि उसका मसला ये है कि हमारा माइंड जो है वो 0.1 सेकंड के लिए एक साउंड को सुनने के बाद वो बिजी हो जाता है। ठीक है, उससे पहले अगर कोई बीट्स प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसको सुन नहीं पाएंगे हम। सही है, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई 10 बीट्स जो है वो मैक्सिमम एक साउंड की आप सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा होंगी तो फिर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आपको एक जैसी साउंड लगेगी। ठीक है, अच्छा तो बच्चों ये भी हमने सीख लिया। अब हम इसका एक यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम ट्यून कर रहे होते हैं, यानी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की कुछ फ्रीक्वेंसी है, हम किसी और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को उसके बराबर लेके आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए 2 गिटार ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक जी गिटार आ गया, चलिए रफ सा ड्रा कर लेते हैं इसे। ओके, और यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग्स होती हैं ऐसे। अब आपने क्या किया, एक और गिटार लाया, उसको इसके साथ दोनों को आप इसकी स्ट्रिंग्स को प्लग किया, इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी में अगर फ़र्क हुआ तो बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से टाइट करेंगे, लूज़ करेंगे, कुछ भी करेंगे ऐसा ताकि इनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो। ठीक है, फिर लूज़ टाइट करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद दोबारा आप उसको डिस्टर्ब करते हैं, अगर फिर बीट्स प्रोड्यूस होंगे फिर एडजस्ट करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब इन दोनों को आप डिस्टर्ब करेंगे तो दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो उसमें बीट्स नहीं होंगी, बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो अगर बीट्स प्रोड्यूस ना हो इसका मतलब ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अब मैच कर चुकी है, क्योंकि बीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसीज का स्लाइटली डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए?
तो इस तरह से बच्चों आप जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह हम जो है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।